नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है। विजयदशमी के मौके पर नागपुर के संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख भागवत जी का एक भाषण हुआ और हर विजयदशमी पर होता है। ये भाषण इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संघ प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं, ये हर कोई समझने में लगा हुआ है। कुछ लोग इसे देर आए दुरुस्त आए कह रहे हैं और ये तो तय है कि भागवत जी के इस बयान से राष्ट्रवादी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन वामपंथी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वामपंथी खेमे में बहुत छटपटाहट है। समय भी था, मौका भी था और दस्तूर भी। समय था विजयदशमी के महापर्व का, मौका था राष्ट्र को संबोधित करने का और दस्तूर यह है कि जब संघ प्रमुख बोलते हैं तो उनके समर्थक और विरोधी दोनों सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इस दस्तूर को वो बार बार निभाते आ रहे हैं। किसी को निराश नहीं किया, अपने समर्थकों को भी और उनको भी जो कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें क्रिटिसाइज करने का। अब देखते हैं चर्चा क्यों हो रही है इस भाषण की। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिरता है उसकी तुलना भारत से की है। इसके साथ ही उन्होंने और बहुत सारी मुद्दों पर टिप्पणी की है, लेकिन यह मुद्दा काफी चर्चित रहा। वैसे भागवत जी के भाषण में तीन बातें प्रमुख रूप से निकल करके आती हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला ये कि बांग्लादेश में हिंसा जैसी स्थिति भारत में भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हो सकती है, ये बात भागवत जी ने हाईलाइट किया है। भागवत जी ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और दुनिया आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई है। भागवत जी ने एक विषय को और हाईलाइट किया है, वो है आरजी मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो आपने देखा पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया था। महिला डॉक्टर के साथ जो भी बीभत्स घटना हुई थी उसे एक अत्याचार के रूप में भागवत जी ने अपने भाषण में उत्साहित उसको मुद्दे के रूप में हाईलाइट किया है। यह टिप्पणी भी उनकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आई है। लेकिन बीबीसी जो चाटुकार वामपंथी और दुनिया भर में फैले लोगों के जो एक मंच है, वैसे ही बीबीसी के कई ऑफिसर्स काम करते हैं, अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं। बीबीसी मराठी ने कुछ वामपंथी राजनीतिक विश्लेषकों से बात की और इस मुद्दे पर हर बार की तरह एक नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। इनकी चर्चा मैं बाद में करता हूं, पहले मैं भागवत जी ने क्या कहा उसको जान लेते हैं। भागवत जी ने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश में 1.5 महीने पहले जो राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई थी उसका मुद्दा उठाया उन्होंने और कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है और खुलेआम कुछ नेता पार्टियां कह रही हैं कि यहां भी बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन हो सकता है, अर्थात सत्ता को पलटने के लिए एक एक हिंसात्मक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है जो भागवत जी ने उठाया है। और भागवत जी ने और कहा कि जो डीप स्टेट वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिस्ट है,
ये शब्द बहुत आजकल चर्चा में चल रहे हैं और ये सभी हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित दुश्मन हैं। यह बात उन्होंने खुले मन से कही है। उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और जहां जहां जो कुछ भी भद्र समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए मंगल माना जाता है, उसका समूल उच्छेद करने, पूरी तरह से खत्म करने की इस समूह की एक कार्य प्रणाली का अंग है जो दिखाई दे रहा है। भागवत जी ने कहा है कि इससे समाज में अन्याय की भावना पैदा होती है और असंतोष को हवा देकर उस तत्व को समाज के अन्य तत्वों से अलग करने की कोशिश की जाती है तथा व्यवस्था के प्रति आक्रामक बनाने का प्रयास किया जाता है समाज को। उन्होंने ये कहा कि व्यवस्था, कानून, शासन, प्रशासन आदि के प्रति अविश्वास और घृणा को बढ़ावा देकर के देश में अराजकता और भय का माहौल बनाया जाता है और इससे उस देश की सत्ता पर हावी होना बड़ा आसान हो जाता है। यह वातावरण जो है देश में बनाने का प्रयास हो रहा है। भागवत जी ने स्पष्ट संकेत किया है, तथाकथित अरब स्प्रिंग से लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो हाल की घटनाएं हुई हैं, सब एक ही पैटर्न पर हैं, कुछ नयापन नहीं है। जो परिवर्तन अरब देशों के पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा, कई जगह तख्ता पलट हुआ, कई देशों में, वही बांग्लादेश में हुआ। अब वही दोहराने की कोशिश भारत में भी करने की इच्छाएं लोग पाले हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की जो चीजें हैं भारत में नापाक प्रयास के रूप में देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीबीसी मराठी के जो वामपंथी पत्रकार हैं, राजेंद्र साठे से पूछा बीबीसी मराठी ने, आखिर मोहन भागवत जी के बयान के मायने क्या हैं? राजेंद्र साठी कहते हैं, अब मैं दो पत्रकारों को यहां कोट करूंगा, राजेंद्र साठी जी को और देश पांडे जी को। राजेंद्र साठी जी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मार्क्सवादियों की आलोचना करना हमेशा उनकी सांस्कृतिक मार्क्सवाद पर आधारित होती रही है और चूंकि भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, इसलिए संघ ने हमेशा यह आरोप लगाया है कि भारत की हिंदू संस्कृति को सांस्कृतिक मार्क्सवाद के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश हो रही है। साठे ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है, मैं कंडम करता हूं और मैं समझता हूं कि देश की सरकार को भी संज्ञान में लेकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भागवत के ऐसे बयान डाक व्हिसल के रूप में कहा जा सकता है, अर्थात सीटी बजाने से जो कुत्ते काम करते हैं, इशारे पर काम करते हैं, सीटे पर काम करते हैं, इसकी तुलना किया है उन्होंने और कहा है कि संघ के अनुयायियों के लिए यह हमले का संकेत है। भागवत जी जो कह रहे हैं, संघ के लोग आने वाले समय में इसे हमले के रूप में ले सकते हैं। एक बामी पत्रकार और है विवेक देश पांडे जी, वो मोहन भागवत जी के बाहरी ताकतों वाले बयान की व्याख्या अपने हिसाब से करते हुए कहते हैं कि एनजीओ के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई इसी रूप में की गई है। वो मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हैं। देश पांडे जी कहते हैं कि भागवत जी का यह कहना कि विदेशी ताकतें भारत में लोगों की भावनाओं को भड़का रही है, इस बयान का संबंध भारत में कई गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा की गई जो हालिया कार्रवाई है, जो पिछले कुछ वर्षों महीनों में की गई है, उसी रूप में वो देखते हैं। विवेक पांडे यह भी कहते हैं कि सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी जैसे कई जो एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि संघ और मोदी सरकार का दावा है कि इन संगठनों को बाहरी लोग फंड करते हैं और इससे भारत विरोधी गतिविधियां यहाँ पर
चलाई जाती है। देश पांडे कहते हैं कि मोहन भागवत जी यही सुझाव दे रहे हैं अपने भाषण में। पांडे साहब ये भी कह रहे हैं कि संघ का दावा है कि दुनिया के भर के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता देते हैं और ये सहायता भारत में विकास में बाधा डालने के लिए किया जाता है। देश पांडे जी आगे कहते हैं कि इससे पता चलता है कि भारत में कई गैर सरकारी संगठनों पर मोदी सरकार की जो कार्रवाई हुई है वो संघ के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। संघ के कारण ही यह कार्रवाई की गई है। अब भागवत जी के भाषण में जो अरब स्प्रिंग्स और बांग्लादेश के आंदोलन के जिक्र को लेकर के भी देश पांडे जी ने अपनी बात कही है। उनका एक मोहन भागवत जी ने अरब स्प्रिंग्स और बांग्लादेश की घटनाओं का जिक्र किया है, जबकि इन दोनों देशों में जो घटनाएं हुई हैं दुनिया भर में, इसका स्वागत हुआ है। देश पांडे जी उसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि अरब स्प्रिंग अधिनायकवाद और धार्मिक अतिवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ था। देश पांडे कहते हैं अरब स्प्रिंग का उद्देश्य काफी हद तक लोकतांत्रिक था। इसी तरह बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ, जो कट्टरवाद हावी हुआ, उसे भी लोकतांत्रिक बता रहे हैं। अरे पांडे जी, वामपंथी चाटुकारिता में पूरी दुनिया को मत घसीटिए। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य देश इसे जायज नहीं ठहरा सकता। पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ है बांग्लादेश में और किसने कराया है। देश पांडे जी साहब ये भी कहते हैं कि यह सच नहीं है कि चरमपंथियों और अमेरिका की साजिश थी। अरे भाई, किसकी साजिश थी? चाइना की साजिश थी? किसकी साजिश थी, जरा आप ही बता दें। वो कहते हैं कि यह केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और संघ की पूरी विचारधारा साजिश और साजिश सिद्धांत पर निर्भर करती है। यानी ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या संघ इसके पीछे खड़ा था? क्या ये साजिश संघ की है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है किसकी? सही को सही बताना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। गजब की बात करते हैं ऐसे लोग जो है। उनका कहना है कि भाई ये संघ अपने नजरिए से देखता है, वो हिंदू धर्म को मुसलमानों, ईसाइयों, मार्क्सवादियों से खतरा मानता है और ये उनकी सोच के मूल में है। अरे भाई, ये है, ये सत्य है। ये इस्लाम, ईसाई और वामपंथियों से खतरा है। ये संघ नहीं कहता, ये हर राष्ट्रवादी कहता है। देश का हर वो नागरिक जो राष्ट्र के बारे में चिंतन करता है, विश्वास करता है, वो कहता है। ये कोई संघ अकेले नहीं कहता है। देश पांडे जी एक उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि यह बात खुद गुरु गोलवलकर जी ने अपने किताब बंच ऑफ थॉट में लिखी है। बंच ऑफ थॉट को उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया और कहा है कि यह सब उसी सिद्धांत का हिस्सा है जो गुरु गोलवलकर जी ने। अरे भाई, गुरु गोलवलकर जी ने या हेडगेवार जी ने, डॉक्टर साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं, वो उसी सिद्धांत पर संघ को चलना है और चलने के लिए संघ बना भी है। अब किसी को पसंद नहीं है, क्यों पसंद आएगा वामपंथियों को? वामपंथियों के खिलाफ, इन अत्याचारियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ ही तो संघ का जन्म हुआ था। भला उनके सिद्धांत इन्हें के पसंद आएंगे? अब हम आते हैं, देखते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, उस पर मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, उसको देख लेते हैं। भागवत जी ने अपने भाषण के दौरान कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। दुनिया जानती है कि जिस राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को इमरजेंसी में देश छोड़ के भागना पड़े, उसकी जान के खतरे आज, और ये पहली बार नहीं हुआ। उनके पिताजी को, उनके पूरे परिवार को इसी प्रकार की एक घटना में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाए कि देश के बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने अपने देशवासियों पर, कट्टरवादियों पर भरोसा कर लिया
कि ऐसा थोड़ी करेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, उनका प्रवृत्ति है, चरित्र है, वो करेंगे, करते रहे, आगे भी करेंगे। और ये बुद्धिमानी दिखाया कि वहां प्रधानमंत्री ने अपने आप को वहां से हटा लिया। भागवत जी ने कहा कि हिंदू समुदाय पर क्रूर अत्याचारों की परंपरा एक बार फिर देखने को मिली बांग्लादेश के माध्यम से। इस बार उन अत्याचारों के विरोध में हिंदू समुदाय कुछ हद तक घर से बाहर निकला अपने बचाव में, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब तक यह दमनकारी जिहादी प्रवृत्ति है इस देश दुनिया में, तब तक वहां के हिंदुओं को, या जहां भी हिंदू हैं, जिस देश में भी ये प्रवृत्तियां हैं, वहां हिंदू सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। ये संघ प्रमुख जी ने कहा है। भागवत जी ने यह भी कहा है कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ लेने की चर्चा हो रही है। अब ये जिनसे अलग किया, जिनके थप्पड़ खा खा करके ये अपने अलग देश बनाए, भारत की मदद से एक नया देश बना, अब वो दोनों गलबैया करने के योजना बना रहे हैं। अब उनका दोनों का दुश्मन, दोनों के टारगेट पर भारत है। ये एहसान फरामोश बेईमान कौम है। इंदिरा गांधी जी की गलती थी जो इनको आजाद छोड़ दिया। कौन से देश में ऐसी चर्चा करके भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं? ऐसे देश हैं कौन? भागवत जी ने सवाल किया। इन सब चीजों पर दबाव बनाने के लिए भारत पर बहुत सारे देशों ने काम किया है। बताने की जरूरत नहीं है, सब समाधान का विषय है, सरकार का विषय है। राजनीतिक मामलों के समाधान सरकारें करती, सरकार करेगी। लेकिन बहुत सारी देशों की जो इन सब मामलों में इन्वॉल्वमेंट है, फुटप्रिंट है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अब भागवत साहब के इस बयान पर वामपंथी पत्रकार राजेंद्र साठे बड़े तिलमिला जाते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं और बांग्लादेश के अन्य कई जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया है और स्पष्ट ये किया है, बताया है कि बांग्लादेश में हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। उन्होंने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया है। अरे साठे साहब, ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि लोगों को दुर्गा पंडाल लगाने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए का जजिया टैक्स मांगा जा रहा है। जरा उस पर भी बोलो कुछ, उस पर क्यों आपका मुंह सिल जाता है? साठे साहब बहुत तिलमिला करके कहते हैं कि संघ का असली दर्द यह है कि बांग्लादेश की राजनीति और वहां की जो समाज है धर्मनिरपेक्ष है। अगर बांग्लादेश की व्यवस्था इस्लामिक होती तो वह इसकी आलोचना कर सकते थे। अगर बांग्लादेश के हिंदू भारत आए होते तो संघ बताता कि भाई हिंदू वहां से पलायन करके संकट में यहां आए हैं। जबकि ऐसा नहीं हुआ है। साठे साहब चाटुकारिता की सारी हदें पार करते हुए बांग्लादेशी कट्टरवाद का बचाव बड़ी खूबसूरती से करते हैं। यानी संघ या भारत के नागरिक तब बोलेंगे जब वहां के लोग अपना देश छोड़ के भारत आ जाए, उनको काटने मरने दिया जाए, उस पर बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये बांग्लादेश को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देशों में ऐसे सत्ताएं हटाई जाती हैं क्या? कुछ शर्म करिए। साठे जैसे लोगों को शर्म करने की जरूरत है। इस साठे साहब कहते हैं कि एक ही समय में कई विरोधाभासी रुख अपनाना संघ और बीजेपी की विशेषता है। और भाई संघ और बीजेपी की विशेषता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी विशेषता तो पूरी दुनिया जानती है। साठे मियां कहते हैं कि बांग्लादेश के दृष्टिकोण से भारत को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत बाहरी देश है, बाहरी शक्ति है। हिंदू होने के नाते हस्तक्षेप की मांग करना उसके लिए गलती होगी। सलाह दे रहे हैं साठे साहब। साठे मियां कहते हैं कि जब भारत में गोहत्या के मुद्दे पर, मदरसों पर या गोहत्यारों पर हमला किया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, और उसके लिए कोई मुस्लिम देश या बांग्लादेश के लोग चिंता व्यक्त करते हैं, तो क्या संघ के लोग ऐसा कुछ काम करेंगे? साठे मियां जिहादी प्रवृत्ति और गौ हत्यारों को कभी जायज ठहराने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और गौ हत्या करने वाले या जिहाद करने वाले
या इस प्रकार के लोगों को खत्म करने के लिए देश में कानून है, कानून जो नहीं है वो बनेगा और जो नहीं हुआ है वो होगा। ये करना ही देश में अमन चैन भाईचारा बनाना, इसके लिए जरूरी है कि जिहादी तत्वों को खत्म किया जाए। और दशहरा के मौके पर दिए गए भाषण में मोहन भागवत जी ने हालांकि बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन उन्होंने भारत के कुछ मुद्दों पर भी टिप्पणी की है। और इनमें से एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वो पश्चिम बंगाल की वो घटना जो आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप मर्डर का मामला आया था, उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से पूरे समाज को कलंकित होना पड़ता है। भागवत जी ने कहा है कि इतने गंभीर अपराध के बाद भी कुछ लोगों ने अपराधियों को बचाने की घृणित प्रयास किए हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। और कहा कि इससे पता चलता है कि अपराध, राजनीति और बुराई का एक संयोजन कैसे इस पूरे देश और समाज को भ्रष्ट बना रहा है। एक बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की है। भागवत जी के बयान पर वामपंथी तिलमिलाहट जो दिखाई देती है वो उसमें साठे साहब भी नहीं है, देश पांडे जी भी हैं। और देश पांडे ने प्रताड़ना की अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए भागवत जी पर सवाल किया है कि वो इस पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं। पांडे जी कहते हैं कि भागवत जी आर्जिकल हॉस्पिटल की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हाथरस के अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि वो ऐसी जो घटनाएं होती हैं जैसे अन्य क्षेत्रों में होती है या बीजेपी राज्यों में होती है, तो भागवत जी ये कह देते हैं कि सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश का माहौल खराब है। अर्थात कुछ घटनाओं को वो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वामी पत्रकार देश पांडे जी बहुत सारे और सवाल करते हैं। वो कहते हैं भागवत जी देश की महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भी नहीं बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के आर्जिकर घटना की चर्चा जब कर रहे हैं तो उसके मूल में जबकि कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन बाद में उसको राजनीतिकरण किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि महिला पहलवानों के मामले में जो उत्पीड़न हुआ था, जिसमें एक ब्रजभूषण जी का नाम आया था, कहते हैं ये बीजेपी और संघ के नेता हैं और वो ये नहीं कह सकते हैं कि उनका संघ या बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। और जिन्होंने देश के गौरव को पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया, ये किस तरह की भारतीय संस्कृति है, ये कहते हुए टारगेट करते भागवत जी को। अरे भाई देश पांडे साहब आंखें खोलिए और वो जो नेता पहलवान की करतूतें हैं सबके सामने है, उसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिकल लॉबी काम कर रही थी, जॉर्ज सोरोस कंपनी काम कर रही थी, पंजाब हरियाणा के उन लोग काम कर रहे थे जो भाजपा और विशेष रूप से मोदी विरोधी थे। अब उसमें संघ को क्यों घसीटते हैं? पूरा देश जानता है इसमें क्या राजनीति हो रही थी। आइए हम वामपंथी पत्रकारों के कुतर्कों और छटपटाहट का विश्लेषण कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, लेकिन इसको कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदुओं के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। संघ और भागवत जी भी हिंदू समाज के हितार्थ ही इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। सेवा के साथ राष्ट्रीय और सामाजिक सुरक्षा संघ का मुख्य ध्येय रहा है। संघ का मतलब केवल सेवा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, विद्यार्थी परिषद हो, बीजेपी सरीके तमाम संगठन संघ ही है, वो संघ से अलग नहीं है। और सभी का ध्येय संगठन सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण है। और यही नहीं, मां भारती को परम वैभव पर विराजमान करने के जो संकल्प संघ और स्वयंसेवक के साथ उस भाव, भावना और विचारधारा से जुड़े करोड़ों लोगों के सपनों और संकल्प का हिस्सा है। संघ सबकी चिंता करता है, सब समाज की चिंता करता है, सारे धर्म संप्रदाय की चिंता करता है। लेकिन संघ को भी पता है कि हिंदुत्व ही भारत की मूल है, भारत की मूल पहचान है।
इसे मिटाने और कमजोर करने वाले लोग वही हैं जो राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते, बल्कि इसे देशिक प्रादेशिक भौगोलिक सीमाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसे जमीन का एक टुकड़ा मानते हैं। ईसाई इस्लाम वामपंथी गठजोड़ एक बड़ी समस्या बन चुकी इस देश में। इससे निपटना सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, सरकार हो या समाज हो। इसलिए वर्तमान निश्चित परिस्थिति को देखते हुए संघ तटस्थ भाव नहीं अपना सकता। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, परंपरा, धरोहर, ये सभी कुछ सनातन धर्म के अटूट संबंध रखते हैं और इसके बिना सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भागवत जी से सनातन समाज को यही आशा थी, यही अपेक्षा भी थी कि ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म से बाहर आए और देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें। सरकार और समाज को भी इसके लिए तैयार और तत्पर करें ताकि गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे इस कट्टरपंथी झंझावात को समय रहते रोका जा सके। रही बात साठे देशपांडे सरीखे वामपंथी पत्रकारों की, बीबीसी जैसे फासिस्ट चैनलों की, चीन पाकिस्तान जारज सुरेश जैसे लोगों के इशारे पर उछल कूद करने वाले लोगों की, तो इनकी परवाह करना हम लोगों की डिक्शनरी में होना भी नहीं चाहिए। साठे ने जिस डॉग विशल की बात की है और इसे संघ के संदर्भ में उल्लेख किया है, मैं समझता हूं कि दरअसल ये उन्हीं के लिए बना हुआ है और ये उन्हीं पर शोभा पाता है। संघ और संघ के स्वयंसेवकों को संघ और संघ के स्वयंसेवक बनना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें समझ पाना भी साठे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। संघ ने अपनी पीढ़ियां गलाई है, इस देश और समाज के उत्थान के लिए उतना सर्वस्व न्यौछावर किया है और जब आज वामपंथियों को पैरों तले रौंदा जा रहा है तो छटपटाहट होना लाजमी है। क्या देशपांडे साठे जैसे लोग बता पाएंगे? पूरी दुनिया द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद वामपंथ भारत में क्यों जिंदा है? क्योंकि इन जैसे डार्क विशल्स यहां बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस्लाम, ईसाई, वामपंथी किसी और देश में आपस में किसी की नहीं पटती है। यहां सब एक दूसरे के, हर देश में, किसी देश में जाइए, ये सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन भारत में ये तीनों मौसेरे भाई। साठे और देशपांडे जैसे लोगों को बताना चाहिए चीन के उइघुर मुसलमानों पर वो बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके आका उसके लिए पैसे नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा टांग देंगे। मैं समझता हूं कि संघ को, सरकार को और समाज को, बहुसंख्यक समाज को इन वामपंथी चाटुकारों की चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसे थिंक टैंक हमारे यहां मारे घूमते हैं और वही करना चाहिए जो देश के हित में है, समाज के हित में है और नए भारत के निर्माण में जिन सब चीजों की आवश्यकता है, जो कुछ करने की जरूरत है, उसको निसंकोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हम सबको सहयोग समर्थन के लिए तत्पर भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इसको विराम देता हूं। कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी टीम को उत्साहित भी करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।